तो आज हम बढ़ते हैं आगे और हमने इस कहानी को अभी तक पढ़ा है कि शेखर कपूर और रूप सिंह दोनों माही जा रहे हैं घोड़ों पर सवार होकर। और घोड़े पर लेकर कौन जा रहा है उनको? एक महिप है जो 9-10 साल का एक लड़का है छोटा सा, वो उनको घोड़ों पर लेकर जा रहा है। उसको कितना मेहनताना तय किया गया है, प्रत्येक यानी दोनों घोड़ों के 100 रुपये जो है वो तय किए गए हैं, वो दोनों को ले जा रहा है। इस बीच क्या क्या घटना हुई थी? एक तो रूप सिंह जब गांव से भागा था, माही गांव से, गांव का नाम क्या है, माही गांव है, तो वहाँ से भागा था, तो उसने जो है भूप सिंह को अर्थात अपने बड़े भाई को, भूप दादा को धकेल दिया था। लेकिन उस समय भूप दादा जो है रूप सिंह का हाथ पकड़े हुए था, मजबूत पकड़ थी उसकी, तो साथ में रूप सिंह भी उसके साथ फिसल गया था और एक पेड़ के कारण दोनों बच गए थे, बीच में लटक गए थे। और भूप दादा जो है उसको बड़ी मेहनत करके ऊपर लेकर आया था और उसके घावों पर जो है पत्ते आदि जो है वो पीस कर, निचोड़ कर, उससे पानी निकाल कर उन घावों पर मरहम पट्टी उसने की थी। और इस प्रकार वो फिर रूप सिंह का हाथ उसने छोड़ दिया था, अभी कहीं जाए। तो उसके ठीक 1 साल बाद जो है, जो शेखर कपूर के पिता हैं, वो आए थे, कभी उन पहाड़ों में अपने साथ लेकर गए थे रूप सिंह को, यानी उनके साथ चले गए थे रूप सिंह, और पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करने लगे, बड़े होकर शिक्षा प्राप्त करके। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई हैं, हमने पढ़ा है इस पाठ में। दोनों ने जो है पहाड़ों की बात की है कि पहाड़ों पर चढ़ाई कैसे करते हैं, पत्थर किस किस किस्म के होते हैं वो देखकर जो है तब चढ़ाई करनी होती है, ये बातें आई थी। लास्ट में आया था भेड़ों के बारे में कि कुछ भेड़ें थी, उनके साथ एक भोटिया या पहाड़ी जाति का एक कुत्ता था, जिस पर भूख से उसकी महिप की नज़र थी, कहीं ये काट न लेते, इसलिए घोड़ों से उतर गए थे। फिर आप एक सुंदर लड़की थी, सलोनी लड़की थी, जिसको शेखर कपूर ने उसके सुंदर रूप को देखकर वह कहा था, वह कहा था, और जिससे उनकी चर्चा जो है शेखर कपूर के होने लगी कि आपने भी कभी प्रेम की चढ़ाई चढ़ी है। तो रूप सिंह एक लड़की के बारे में बताने लगा जिसका नाम था शैला। ये भी ध्यान रखना है, जो है रूप सिंह ने किस लड़की के बारे में बताया, शैला के बारे में बताया। वो भी 14-15 साल की उम्र की थी उस समय, जिस समय की बात रूप सिंह ने की है, जब वो बच्चा था। तो उसकी गुलामी करता था, क्या करता था, भेड़ों को हाँक लेता था, उसके लिए कुछ किस्म के फूल तोड़ लाता था, और उसको मिलता क्या था, वो रोटियाँ उसकी खा लेता था, जो मक्की आदि की रोटियां बनी होती थी। तो वो सारी बातें थी। अब उसने बताया था कि लाती किसके लिए थी, भूप दादा के लिए वो रोटियां आती थी, और जब कभी भूप दादा नहीं होते थे तो उसे मिल जाती थी, उसने ये सारी बातें बताई थी। तो यही कहा। अब मजाक किया था शेखर कपूर ने यहाँ पर, यदि इससे पहले की लाइन थी एक, वो आई थी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि बुरा यहाँ पर कहा था कि हंसी जेब भरी हंसी होकर चुप हो गया था कि सारी कोशिशें बेकार चली गई क्या, ये सारी बातें थी। तो महिप ने कनखियों से देखा, यानी टेढ़ी नज़र से देखना, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। अर्थात वो देख रहा था कि ये कौन है जो इस विषय में बात कर रहे हैं, और तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं, प्रेम की कहानी में कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, यानी नाराज सा होकर कहा, मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से साबका पड़ा, यानी वास्ता पड़ा, कईयों का संग साथ रहा, यानी बचपन में की बात की। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, क्योंकि 24 साल तो उसी की उम्र है, तो उससे बड़ी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं थी। यानी शैला जिसने सुंदर की बात यहाँ पर की गई, एक वही थी जो मुझ पर शासन करती थी, यानी अपना हक जमाती थी। रुकिए, मैं आपको वह जगह दिखाता हूँ जहाँ, यानी जहाँ भेड़ चराती थी शैला। महिप मुड़कर रूप को देखने लगा, यानी रूप सिंह को, कि ये कौन है जो मैं फिर कह रहा हूँ कि संदेह इसलिए प्रकट हो रहा है इसको बार बार, आखिर कौन है। जैसे उसके बातों में रस मिल रहा हो, ऐसे बातें कर देख रहा था रूप सिंह की तरफ। अचानक रूप को खटका हुआ, यानी अचानक एकदम खटक हुआ, आश्चर्य हुआ, यह कहाँ आ गया है, ये कौन सी जगह आ गया। यहाँ तो झरने झर रहे थे, यानी उस समय झरने गिरते थे। चरागाह यानी चरने की, पशुओं के चराने की जगह थी, नामो निशान नहीं है यहाँ। बोला, ए लड़के, तू हमें कहाँ लेवा जा रहा है? अदर लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहाँ पर नष्ट भ्रष्ट हो चुका था,
क्योंकि बीच में क्योंकि 11 साल बाद आया, पहाड़ों में भूस्खलन होता है, बहुत कुछ बदल जाता है, ये बात की गई। माही महिप बोला कि मैं माही ले जा रहा हूँ। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था। उसने पूछा, वहाँ भेड़े चराने आते थे लोग, यानी यहाँ पर रूप सिंह ने पूछा महिप से कि वहाँ एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहाँ लोग भेड़े चराने आते थे, तो वो कहाँ गया? पहाड़ के धस में वो सब कब दब ढक गया साहब। यानी यहाँ पर महिप ने जवाब दिया कि पहाड़ के धस जाने से वो सब कुछ ढह गया, वह नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये कहा। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप, यानी हार गया, यहाँ पर हार मानी। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियाँ और वो मुकामात, यानी वो जो मुकम्मल हमने हासिल किया था, सब के सब, यानी जो जो हमने प्राप्त किया था, सब के सब ढह गए भूस्खलन में, यानी पत्थरों के गिरने और पहाड़ों के टूटने में। भूस्खलन होता है, पहाड़ गिर जाते हैं, पहाड़ के पहाड़, वो भूस्खलन में माने जाते हैं। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है, यानी अब सब कुछ बदल गया है, रास्ते भी नए हो गए हैं, हमें इन्हीं के सहारे अब आगे, यानी इन्हीं रास्ते से आगे जाना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत स्वर्ग जैसा। यहाँ शेखर कपूर ने उस पहाड़ी इलाके की सुंदरता के बारे में कहा कि स्वर्ग जितना सुंदर है तुम्हारा यह एरिया, यह स्थान। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते गए थे स्वर्ग को। यहाँ पर रूप सिंह ने उस जगह की विशेषता बताई कि यही रास्ता है जहाँ पर पांडव स्वर्ग गए थे। कहते हैं कि अंत में पांडव जो है वो जब युद्ध समाप्त हो गया और जब वो सारे अपने पितरों के, अपने सबके पाप को धोने के लिए अपने निकल गए अपने घर से, और स्वर्ग का रास्ता बताया कि यहीं से गए थे। तो इधर के सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी से पहले का माही है, और आखिरी गांव क्या है? सुर्गी पहले आया था कि सुर्गी से पहले का गांव मार्गी। सुर्गी यानी स्वर्ग रोहिणी, सुर्गी यानी स्वर्ग, उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी है, यानी स्वर्ग आरोहिणी, स्वर्ग पर चढ़ने की जगह है, स्वर्गारोहिणी है। जब बर्फ पड़ती होगी तो सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। शेखर कपूर ने पूछा, जब ही न लैंडस्लाइड हुआ है तभी तो इस प्रकार जो है ये जमीन खिसकी है अपनी जगह से। यह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था कि इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं, यानी हम जवान हैं तब भी घोड़े पर जा रहे हैं, और ये 15 किलोमीटर पैदल, और फिर इसे लौटना भी 15 किलोमीटर वापस ही है। हमें तो जाना ही है, वो भी घोड़ों पर बैठकर जाना है, और इसे 15 किलोमीटर पैदल जाना है और फिर वापस भी लौटना है। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, अर्थात कितनी मेहनत करनी पड़ती है पेट पालने के लिए, वो तो है ही। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ़ के दौरान क्या करता होगा, जब बर्फ़ पड़ती होगी तो तब इसका धंधा क्या होगा, क्योंकि तब तो घोड़े नहीं जा सकते। ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा। हिलांस पक्षी की बात की गई है, सर्दियों में छुप जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया है। तो अपनी माँ की गोद में, यानी अपनी माँ के पास, अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओ है महीप, अरे महीप, उसने पुकारा। देखो यहाँ पर जो है किसकी उम्र के बारे में यहाँ पर सोचा, बच्चे की उम्र के बारे में सोचा। कच्ची उम्र है, कितने किलोमीटर जाएगा, वापस आएगा, तो 15 किलोमीटर की बात यहाँ पर की गई कि वो जाएगा और वापस भी आएगा। तो यहाँ पर जो है पूछा था कि शेखर ने कि क्या ये सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता होगा, तब यह लड़का क्या करता होगा, यानी यहाँ तक जब ढकता होगा तभी तो ये लैंडस्लाइड आदि जो होती हैं, क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है तो ही होता है। किस स्वर्ग, इसको सुर्गी को क्या कहा गया? स्वर्ग कहा गया। और सुर्गी से आगे कौन सा स्थान है? स्वर्गारोहिणी है। कौन से सुर्गी के रास्ते स्वर्गारोहण किया था? पांडव ने जो है सुर्गी के रास्ते, इसी रास्ते जाकर जो है स्वर्गारोहण किया था, यानी इतनी ऊंचा ये रास्ता है। ये बात है थी। तो यही पूछा था कि यह जब बर्फ़ पड़ती होगी तो उस समय तो कहा था कि अपने माँ की गोद में जाकर छिप जाता होगा, यानी बैठ जाता होगा अपने घर अपने परिवार के साथ, तब इसका काम धंधा कहाँ होता होगा? जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा,
आजा कुछ देर, यानी ये शेखर ने पूछा, क्योंकि रूप सिंह तो क्यों पूछेगा, क्योंकि उसको तो पता है यहाँ के लोग कितने मजबूत होते हैं, वो थकते नहीं हैं। तो यहाँ पर आजा तो कुछ देर घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटे वक्त तो चढ़ के आना ही है, यानी लौटते वक्त तो यानी लौटते समय तो घोड़े पर बैठ कर ही आना है। उसने कहा ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तुमने, यानी हीरू वीरू घोड़ों के नाम है, ये कब तक साथ रखा, किस गांव का है, ये पूछा उस बच्चे से। इससे यह भी तो पूछा कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है, ये पूछने लगे उस बच्चे से, महीप से। शेखर ने कहा साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, यानी वो उनसे बात नहीं करना चाहता इस विषय में। उसने कहा रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया, ने रोक दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते हुए, निर्देश देते हुए कि कहीं कोई पत्थर जो आकर गिर न जाए, इसलिए वो उनको आदेश दे रहा था, जो उसके लिए इस समय उनके फालतू सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसका धंधा यही है, यदि वो अपने सवारियों के ध्यान नहीं रखेगा जो तो पैसे कैसे कमाएगा, और ऊपर से पत्थर गिर गए तो उसकी जान पर भी खतरा है, तो इन बातों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की थी। पंचक्की जो पानी से चलती है, वो पवन चक्की, 2-3 तरह की चक्कियाँ होती हैं जो झरने से झरना गिरता और उससे फैन घूमता और उसी से चक्की चलती है, तो वो थी। जगह थोड़ी चौड़ी थी, यानी ठहरने लायक थी, खुला स्थान था। पानी रास्ते को काट कर बह रहा था। घोड़ों ने उजड़ी हुई का मतलब वो उजड़ चुकी थी, अब नहीं थी। घोड़ों ने मुँह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा, यानी पानी में मुँह लगा दिया पानी पीने के लिए, क्योंकि घोड़े भी थके हुए होंगे, प्यासे होंगे। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, फिर वह खुद पानी पीने लगा, अर्थात उसी झरने के पानी से अपनी प्यास भी बुझाने लगा। इसके बाद वो भी क्या संयोग था, शेखर साहब आपस में फिर बातें करने लगे, रूप सिंह और शेखर कपूर। रूप सिंह ने कहा रूप जैसे अतीत में लौटा था, यानी पीछे अपने भूतकाल की बात यहाँ पर की गई है, लौट गया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए नए आते, यानी ट्रेनिंग करने के लिए आए थे यहाँ पर। शेखर कपूर के पिताजी न रास्ता भटकते, वो रास्ता भटक गए थे, यहाँ पर बताते रूप सिंह कि किस प्रकार वो रास्ता भटके थे और मुझे अपने साथ लेकर गए थे। न मेरी ज़रूरत होती, न उनको मेरी आवश्यकता पड़ती, यानी न ही हम एक साथ दोस्त हो मित्र बनते। मैंने भी न वो चुस्ती दिखाई होती, यानी फुर्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते, यानी मंसूरी लेकर जाते, क्योंकि मंसूरी से पड़ाव से फिर दिल्ली, फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब, यानी फिर तो मसूरी के ही रह गए। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे, यानी इस लड़के महीप की तरह 9-10 साल के ही हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापस में साथ लिवाता जाए, यानी इसको भी जैसे कपूर साहब उसको लेकर गए थे, शेखर कपूर के पिता, वो भी उस लड़के को अपने साथ ले जाए, उसको भी जो है इसी प्रकार। क्यों? क्योंकि वो भी तो पर्वतीय है, पहाड़ी है, तो वो भी पहाड़ी रास्तों के बारे में अच्छी प्रकार जानता, तो उसको भी साथ ले जाया जाए तो कैसा रहे। मगर यह लड़का एक ही गुन्ना है, गुन्ना का मतलब चुपचाप रहना, अपने अंदर ही अंदर बात रखना, और कुछ बोलता तो है ही नहीं। साहब इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे, ये महीप ने कहा। महीप ने उन्हें चेतावनी दी, तो एक एक कर फिर सवार हो गए घोड़ों पर। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती। यहाँ रूप सिंह ने शेखर को कहा कि यदि हम पहाड़ को पार कर लेंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, बस उसी दाढ़ी यानी पहाड़ी दाढ़ी पहाड़ी भाषा में चोटी को या शिखर को बोलते हैं या पहाड़ को बोलते हैं, तो पहाड़ी के पीछे। तुमने बताया कि तुम क्यों भाग आए थे, शेखर कपूर ने पूछा अपने घर से। लड़के ने जैसे सुना ही नहीं, वह यहाँ महीप से पूछा गया कि तुम घर से क्यों भाग कर आए, तो वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा था, फिर भी वह पीला पड़ा था, यानी उस पत्थर को हटाने के लिए जमा पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। उड़ गया, चिढ़ गया रूप सिंह कि उतरने वाला था उसकी सहायता करने के लिए। अजीब होते हैं पहाड़ी लोग, रूप ने कहा।
फिर मन ही मन जेब गया, क्यों? क्योंकि वह भी तो पहाड़ी है, इसलिए मन ही मन उसको खींच हुई कि उसने कहा कि अजीब होते हैं पहाड़ी लोग। उसने देखा कि वह भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जा रहा था, वर्षों की वन स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। एक और सुरपिन, दूसरी ओर यानी सुरपिन नदी, दूसरी ओर जंगल, पीछे इमाम का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग। यानी वो सोच रहा था कि मैं माही जब पहुंचूंगा तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे वहाँ देखने को मिलेंगे। यानी मेरा अपना घर होगा, अपने खेत होंगे, अपने लोग होंगे, पिताजी होंगे यानी बाबा, और माँ, भूप, दादा और लोग, और भी बाकी गांव के लोग। कितनी दूर है केदार कांठा? कितनी दूर है? दुर्योधन जी का मंदिर, वहाँ गांव के पास के जो स्थल हैं माही के, उनकी बात की गई। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, यानी यहाँ पर अपने बिछड़े चमन की, और चमन का मतलब अपनी मातृभूमि की बात की गई है कि मेरे प्यारे वतन, ये भजन की बात यहाँ पर उसने की। अब आते हैं कि बहुत पुराने लोगों में से किसी न किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था। लाल पलटन किसको बोलते थे? अंग्रेजी पलटन को बोलते थे, क्योंकि उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी, ड्रेस होती थी, वेशभूषा होती थी, कैसी होती थी? लाल कपड़ों वाली होती थी। मंगल पांडे आदि आपने फिल्म देखी होगी, तो किस प्रकार की यूनिफॉर्म ड्रेस उनकी होती थी। नयों ने नहीं, यानी नए जो बच्चे हैं, नए जो आदमी हैं, उन्होंने लाल पलटन को यहाँ नहीं देखा था। शो दो गोरे यानी संप्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था और दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यह ठंड काफ़ी थी, यानी दिन के 3 बजे थे, ठंड काफ़ी थी, और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। एक किस्म होते हैं। उनकी आंखों में भय, डर, संशय यानी कौन है ये, क्या है, और कौतूहल यानी जानने की इच्छा थी। रूप की नजरें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। यानी जब वो महिर पहुंचे, गांव में पहुंचे, तो वहां की बात यहाँ पर की गई है। जब वो पहुंचे, लड़का एक सयाने सईस सा अपनी थकान भूलकर, यानी एक सयाने व्यक्ति की तरह अपनी थकान भूल गया था और अपने हीरू बीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था, घोड़ों की थकान मिटा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोच कर रख लिया, और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकालकर, यानी 100 का नोट निकाला था लेकिन कुछ सोच कर फिर अंदर रख लिया। फिर जो है 12 10 के कड़क नोट यानी 120 रुपये निकाल कर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके होगे और तुम्हारे घोड़े भी, और फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है, ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। उस बच्चे से रूप सिंह ने कहा कि तुम बच्चे भी हो और रात भी होने वाली है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। उसने कितने पैसे दिए थे? 120 रुपये जो उस महीने को दिए थे। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यानी कोई उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा, अर्थात कि आश्वासन देना चाहा कि यहाँ कोई डर की बात नहीं है, ये मेरा गांव है, यहाँ मेरा घर होगा, तुम मेरे पास रुको, यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ, किसी प्रकार की दिक्कत जो है आप तुम्हें नहीं होगी। उस लड़के ने, अब उसको ये थोड़ी पता था कि ये महिला भी उसी की घर से है, फिर भी वो जो है कर रहा था, लेकिन उसका घर वहाँ गाँव में नहीं था, पता लगेगा। लड़के ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीठ फेरकर नोटों को गिनने में मशगूल था, यानी व्यस्त हो गया। उसकी इस धंधेबाज अदा पर, यानी इस काम के जो उसका ढंग था, तो रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा, एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति गाँव के बारे में सारी जानकारी रखता है। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा, यानी घबराया हुआ सा, आश्चर्यचकित हुआ सा, पोपले मुंह है, यानी पोपले का मतलब जो ढीला ढाला मुंह हो गया है, और झुर्रियों के यानी चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, दलदल में डूबती आंखों पर, यानी झुर्रियों में डूबी हुई आंखें, ऐसे हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर, यानी ऐसे हाथ करके उसे ही देखे जा रहा था, यानी उसकी तरफ ही देख रहा था कि सामने सूरज था, उसके
और अकेले रखकर छांव बनाकर आपकी आंखों से उनको देख रहा था। कहने जाना छावा साहब, यानी कहाँ जाना चाहते हो साहब? रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे। यानी कौन हुआ करते थे? राम सिंह, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे, यानी स्वयं और दूसरे बड़े भाई की बात की गई है। पिता का नाम क्या है? राम सिंह है, याद रखना। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर था। हिमांग पहाड़ का नाम है, उसके नीचे घर की बात यहाँ पर की गई है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला, यानी अपरिचित अभी तक पहचान के जो पत्थर, जो शिला थी, वो हिल कर रह गई, अर्थात वो हट कर रह गई, मगर टली नहीं। यानी ये कौन है, ये शंका उसके मन में लगी। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी, यानी पहाड़ी भाषा, गढ़वाल की भाषा, हिमाचली भाषा गढ़वाली भाषा होती है, या उत्तराखंडी भी होती है, तो उसे जोड़ने सजाने लगा, यानी उसको जोड़ जोड़ कर बोलने लगा। बाबा एक भूप सिंह कि जो भूप सिंह है, रूप सिंह 2 भाई होना छे, यानी 2 भाई होते थे क्या? हाँ, इस बार बूढ़े के होठ थी, यानी वो बोला। लेकिन रूप तो बहुत ही पहले भाग गई छाई, यानी रूप तो बहुत पहले ही भाग गया था। अगर भी बोलूँ कि मैं वही रूप सिंह छो, तो यदि मैं बोलूँ तो मैं वही रूप सिंह हूँ, तो तू ने आप मजाक कर छो साहब, यानी आप तो मजाक कर रहे हो साहब। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ही वेशभूषा में, पैंट पतलून कोट वेट में आए थे, तो इसलिए उसको मजाक लगा। तब तो ये भी मजाक है कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू, यानी यहाँ रूप सिंह पहचान गए कि वो बाबा दादा त्रिलोक सिंह हैं, तो ये पहचान गए थे, यानी उनका नाम। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए, यानी चरण स्पर्श किए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से, यानी अपनेपन को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया था, यानी उससे अपनापन नहीं लगा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, यानी शुद्ध हिंदी की बात यहाँ पर की गई है, गढ़वाली भाषा की नहीं। मगर आप थे कहाँ इतने दिन, यानी इतने दिन आप कहाँ रहे, ये पूछा रूप सिंह से। पर्वतारोहण संस्थान, यानी पर्वतारोहण जो संस्थान है, एकेडमिक है, उसमें रहा। वो क्या चीज़ है, यानी वो क्या चीज़ है, त्रिलोक ने जानना चाहा, यानी बूढ़े त्रिलोक ने जानना चाहा कि ये पर्वतारोहण संस्थान है क्या, तो ये पूछना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना, यानी पर्वतारोहण पहाड़ पर चढ़ना, वो किस लिए, यानी पहाड़ पर चढ़ना किस लिए? क्योंकि वो तो चढ़ते हैं, वो तो अपने घर आने जाने के लिए, केवल पहाड़ पर चढ़ने के लिए पर्वत, ये किस लिए, बेकार में चढ़ने के लिए क्या? गड़बड़ा गया रूप उनकी इस जिरह पर, यानी इस बात पर वो घबरा गया। बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सरकार इसी के लिए 4000 तनख्वाह देती है हमें, यानी 4000 महीना तनख्वाह देती है। उस समय 4000 बहुत ज़्यादा थे, आज के 40-50 हज़ार के बराबर, 10 गुना कर दीजिए। ला सुन ला एक ही बात ले सुनो, ये कौन सी बात? त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यह रूप सिंह है, यानी यह रूप सिंह है, चलो मान लिया। लेकिन फिर बोलूँ है कि सरकार या को सिर्फ म्याल चढ़ने को वास्ते 4000 तनख्वाह देवे से, यानी देवे छू, यानी फिर बोल रहा है कि सरकार इसको पहाड़ पर चढ़ने के लिए 4000 रुपये तनख्वाह देती है। फिर ये भी बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ये रूप सिंह है और इसको सरकार जो है इस म्याल पर, म्याल का अर्थ होता है पहाड़, म्याल का अर्थ भी पहाड़ होता है, और वहाँ पर जो है कई शब्द आए थे, डांडी आई थी, तो वो भी पहाड़ होता है। तो चढ़ने के लिए 4000 तनख्वाह देने से, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, यह क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कैसी अहमक है यह सरकार भी, कैसी बेवकूफ़ है यह सरकार भी, पहाड़ पर चढ़ने के लिए पैसे देती है। शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी, ऐसी बेइज्जती होते देखकर खिसिया गया, यानी खिंच गया रूप सिंह। आगे यार पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी रुपए देती है, तो आप कभी नीचे नहीं गए ना, यानी आप कभी नीचे नहीं गए, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। यानी नीचे का मतलब समतल क्षेत्र हो गया। क्या वास्ता नीचे, किस लिए हम नीचे जाएं? तब इसने बुरा समूह बनाया, खैर अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं, ये कहा। ग्यार यानी घर, ग्यार का अर्थ वहाँ उस भाषा में घर ही था, तो ये था। हाँ घर, ग्यार तो ऊपर उड़ी के चली गए छो बेटा,
यानी घर तो ऊपर उड़ के चला गया बेटा। या ऊपर उड़ने का मतलब वही भूस्खलन। उदिर यानी वहाँ पर, उधर वो उधर, उधर उदिर वो उधर चला गया, यानी हिमांग के ऊपर की तरफ उसने, त्रिलोक ने सीधे हिमांग पहाड़ पर इस टांगना चाह रहे थे, यानी ऊपर पहुंचाना चाह रहे थे अपनी नज़र। मगर बादलों के, यानी बादल छाए हुए थे, इसलिए यहाँ पर बात की गई है। एक मिनट, अच्छा, तो वहाँ उधर ऊपर हिमांग पर सीधे पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नज़र, मगर बादलों के गाढ़े लिफाफ के चलते, यानी गाढ़ी लिहाफ का मतलब उनका समूह है, तो चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा था, उसका पता नहीं लग रहा था। और बाबा और माँ वो कहाँ गए, यानी उनके बारे में पूछा, यानी घर तो ऊपर चला गया। अरे वो तो और भी ऊपर, यानी पहाड़ से भी ऊपर का मतलब सीधा स्वर्ग से डालने की बात यहाँ पर की गई है। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले थी, यानी यहाँ पर एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन, जैसे एकदम डर के कारण सब कुछ से सफ़ेद रंगीन स्क्रीन, यानी सब कुछ अभी खुशहाल था और दुख में भर गया, उदास हो गया रूप सिंह। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा कि माता पिता तो नहीं रहे, वो तो और भी ऊपर चले गए, तो सहानुभूति दी कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। कुछ देर बाद रूप बर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, यानी बर्राए का मतलब भरे गले से, कहने का मतलब दुख भरे गले से, भूप दादा तो है ना, यानी भूप दादा तो है, भूप है रुको बुलाते हैं, यानी रुको बुलाते हैं भूप दादा को। अरे भूप है क्या, यानी भूप है क्या यहाँ पर। बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर, यानी आवाज की आवाज लौटती रही, जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा, उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा को आह्वान कर रहा है, यानी बुला रहा है। यानी अभी संदेह था, क्योंकि जब तक नहीं देखेगा तो कहीं वाकई वैसे ही आत्मा को बुला रहा है कि भूप दादा भी हैं, यानी वो भी जा चुके हैं। कितने लोग हैं वहाँ, शेखर ने पूछ लिया। तो उसने बताया कि वहाँ एक औरत है, तो वहाँ एक औरत के बारे में बताया। शेखर ने पूछा था कि कितने लोग हैं। अरे वो है, उसकी घरवाली, एक लड़का है, यानी उसकी घरवाली एक लड़का है, लेकिन वो तो आगे उसने आगे के शब्द रोक लिए थे, उसने जबरन यानी मजबूरी से रोके। लड़का भी है, लो, अरे वही लिवा आया ना घोड़े पर आपको, यानी वो लड़का ही तो लेकर आया आपको, किसी लड़के ने बताया, यानी उनको बताया कि वही तो लेकर आया है आपको, वो लड़का भी तो वही है। वो रूप ने मुड़कर देखा, महिप वहाँ नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को आंकते हुए, अर्थात पहाड़ी में नीचे दिखाई दे रहा था और ढलान से तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स छोटा होते होते, यानी उसका आकार छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया, यानी बिल्कुल छिप गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए, यानी कंधे उचका कर देखना चाहा। स्ट्रेच, भूख तो यह किसी से बात ही नहीं करता, तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस म्याल पर, यानी इस पहाड़ पर, इस पर, यानी इतने ऊंचे। वह कुछ परेशान हुआ, तो इतनी ऊपर क्यों, अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार यह काम का वास्ता तुझे 4000 तनख्वाह भी देती है, यानी तू तो कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार इसके लिए तुझे 4000 रुपये भी देती है, और तो अरे अभी इस पर, यानी इतने ऊंचे पर। वो बात नहीं है दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी, दूसरी चीज़ों के सहारे चढ़ते हैं, यहाँ तो साथ लाए ही नहीं। अर्थात हमारे पास तो बहुत सारे औजार होते हैं जिनके सहारे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो तो हमारे पास है ही नहीं, यानी तो वो तो हम साथ ही नहीं लाए। ओ, त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आए। अच्छा, इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू पहाड़ तो चढ़ पावे म्याल पर, यानी पहाड़ पर। त्रिलोक हंस पड़े, यानी मजाक किया उनका। दूसरे बच्चे बूढ़े भी सब हंसने लगे, क्योंकि उनका तो हर रोज बिना किसी साधन के पहाड़ पर चढ़ते हैं,
औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिया, यानी उनका मजाक बना था। पहाड़ों पर इतना इंतजाम करके चढ़ते हो तुम लोग, यानी ये कौन सा पहाड़ चढ़ना हुआ ये। अरे वो देख भूप तो इधर ही आ रहा है, यानी भूप आता हुआ दिखाई दिया। किसी प्रौढ़ की यानी किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई तो उस दिशा में सबके नजर मुड़ गई, यानी भूप दादा को देखने के लिए। पहली नजर में वो पूरा का पूरा दिखा नहीं, क्योंकि पहाड़ के नीचे से आ रहा था कहीं से। पांव किसी के डिबके की ओट में थे, यानी कोई पहाड़ का सिरा था। सिर किसी डाल की यानी पेड़ की डाल की ओट में था। सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश यानी छाती तक का हिस्सा नजर आ रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था, यानी कितना बड़ा था वो, और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक था, उसका कद कितना था। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा, यानी साधारण लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था, यानी उसका जादू अभी भी बरकरार था। यानी चेहरे का, मजबूती का, आकार का, यानी मामूली सा से दिखने के बावजूद भी वो जो है अब उसका चेहरा, उसका शरीर जादू सा नजर आ रहा था। उसके बारे में बताया गया कि कैसा चेहरा था उसका, तो गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा जिस पे चित्ते चित्ते हल्के नजर आ रहे हों, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया सख्त, मानो जैसे ग्रेनाइट पत्थर को तराश दिया गया हो, और सख्त लंबोतरा चेहरा, यानी लंबा चेहरा था। उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें यानी ठहरी सी आंखें, अच्छी प्रकार से जो जानकारी रखती हों, ऐसे मध्यम मध्यम जलती हुई यानी हल्की हल्की जल रही हो, ऐसे लग रहा था। बोहों पर यानी आगे जो आंखों के ऊपर का हिस्सा होता है, बोहें होती हैं, पर कटे का निशान है, वही है, बिल्कुल वही 11 सालों में और भी ठोस यानी और भी मजबूत और भी सख्त, अच्छी सख्त कठोर जो है भूप दादा दादा रूप जा चुका भूप के कदमों पर, यानी पैरों पर चरण स्पर्श किया। मैं रूप हूँ तुम्हारा भगेड़ा भाई, यानी जो भाग गया था भगोड़ा वो हूँ। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, अर्थात कहने का मतलब पिछली सारी यादें और अब तक एक दूसरे को उन्होंने देखा, कहाँ कहाँ तक देखा, यानी कौन कौन सी यादें संजो कर रखी थी। फिर देखते देखते नजरों की बर्फ पिघलने लगी, अर्थात बीच का जो दूरियां थी वो दूर जाने लगी, हटने लगी। कब आया, भूप ने पूछ लिया। अब यहाँ पर दोनों भाइयों ने मिला और दोनों भाइयों ने जो है अपने पूरे अनुभव को एक दूसरे को देखा और जाना। अभी अकेले, यानी अभी अकेले हो, ये पूछा कि अकेले, क्या क्वेश्चन मार्क दिया गया कि अभी अकेले नहीं, यह मेरे साथ, यानी अकेले आए हो क्या, उसने पूछा था, भूप दादा ने पूछा था। नहीं, ये मेरे साथ है कपूर साहब जो मुझे लेवा गए थे। उसके उनके लड़के शेखर साहब आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मंसूरी में, यानी जो शेखर साहब मुझे लेकर गए थे उनके से लड़के हैं शेखर साहब जो मंसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बड़े गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं पहाड़ी लोग। तो वहाँ के लोग दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वे जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे, यानी कहीं के पत्थरों के बीच। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे बातचीत की। क्यों? क्योंकि सबका गला जो है भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि यहाँ रूप सिंह का बहुत कुछ उजड़ चुका था और भूप दादा कैसे किस विषय में बात करे कोई नहीं कर पाया। भोईला छोटे भाई को बोलते हैं, अनुज पहले भी आया था ये। चल ग्यार, यानी घर चल, ग्यार का अर्थ घर होता है। कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए, यानी भूप सिंह ने दोनों के बैग अपने कंधे पर रख लिए और बिना उनकी सम्मति का इंतजार किए, अनुमति का इंतजार किया कि चलना है या ना चलना है, बिना इधर उधर नजर डाले, यानी कि ना इधर देखा ना उधर देखा, और वापस मुड़ गया। यानी भूप दादा उनके बैग उठाए चल पड़े। नहीं ये कहा आओ मेरे साथ, या चलना है या नहीं चलना है, कुछ नहीं पूछा, बैग उठाया और चल पड़े। ग्रामीण लोग ऐसे ही होते हैं, अर्थात उनका सामान लेकर जो है मेहमान का चल पड़ते हैं और उससे पूछते नहीं कि चलना है नहीं चलना है, क्योंकि मजबूरी बस उसको आना ही पड़ेगा, यानी घर पर ले जाकर छोड़ेंगे। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह माली हमारा बेस कैंप था,
और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। रूप ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुहल करने से मना किया, यानी चुहलबाजी मजाक करने के लिए मना कर दिया। यानी हमारा तो यहीं तक हमें आना था, यानी बेस कैंप हमारा यहीं था, यहीं हमें रुकना था। और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन यानी लास्ट की जगह थी। तो रूप ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुहल करने से मना कर दिया, मजाक करने से। ऊंचे इमाम की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा यह वह गांव, यानी वो गांव माही गांव कैसा था। तो एक इमाम बहुत बड़ा जो है पहाड़ है और उसके छोटे से एक भूमि के टुकड़े पर यह गांव बसा था और किसी आदम गांव सा लग रहा था, आदि मानव की तरह यानी प्राचीन गांव की तरह लग रहा था। खड्डे, झाड़ जखाड़ यानी झाड़ जखाड़ यानी सब थे। बगल में बहती सूखी नदी का शोर था, आवाज़ थी पानी की। बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे और जिनसे आँख मिचौली खेलता उसका उनका वजूद यानी उनकी हकीकत, उनकी वास्तविकता फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या वे, यानी बादल तैरे या वे तैरे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी तो बादल वहाँ पर आसपास नजर आते, धुंध से लगते हैं, धुंध की तरह ही होते हैं बादल। तो ये था। तो हमने जो है पढ़ा कि किस प्रकार वो माही गांव पहुँचे हैं और किस प्रकार बूढ़े त्रिलोक सिंह से उन्होंने अपने बाबा पिता माता के बारे में पूछा था, अपने भाई के बारे में पूछा है और किस प्रकार उन्होंने त्रिलोक सिंह ने जो है उनको उनसे जो उसके बारे में जानकारी दी कि वो सब और ऊपर चले गए, तुम्हारा घर इमाम के ऊपर और वो और ऊपर चले गए थे। फिर पहाड़ी चढ़ाई के बारे में बात हुई कि किस वास्ते तुम्हें इतना पैसा देते हैं, किसने केवल पहाड़ थे, तो उन सब का मजाक बनाया गया था। भूप दादा के बारे में पूछा गया था तो बताया गया था वो इमाम के ऊपर हैं, तो भूप दादा को पुकारा गया था। तो भूप दादा कहीं वहीं आ रहे थे उसी गांव में, वो नीचे उतरे थे एक दिन के लिए, तो उसी दिन आए थे वो नीचे, कुछ काम आए होंगे। तो फिर उन दोनों को से मुलाकात और उनके बैग को वहाँ ले जाने के लिए गांव कैसा था वो सब यहाँ पर बताया गया कि वो गांव कैसा था। तो चलो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वो किस प्रकार हिमांग पर चढ़ते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उनकी आपस में क्या बातचीत होती है और क्या यहाँ पर विशेष है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देख